नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से किया संवाद। कहा, ये अनगिनत कल्पनाओं के सच होने का सफर। बीएमसी चुनाव में महायुति को भारी बढ़त, ठाकरे ब्रदर्स की फीकी पड़ी चमक। राज्य के अन्य हिस्सों में भाजपा आगे, भाजपा ने जनता का जताया आभार। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को मिलेगा नया पूर्णकालिक अध्यक्ष। 19 जनवरी को होगा नामांकन। पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं का दौर जारी। बेलडागा में महिला पत्रकार समेत मीडिया कर्मियों पर हमला। सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा को बताया स्वतःस्फूर्त। भाजपा ने कहा, प्रदर्शनों को सांप्रदायिक हिंसा का रूप देना चाहती हैं ममता। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ घोषित, एक ही हाफ में जोकोविच और सिनर। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका वाइल्ड कार्ड के खिलाफ करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया दिवस समारोह को संबोधित किया। भारत मंडपम में हुआ ये कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पहल की 1 दशक की यात्रा पर आधारित रहा। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया से जुड़े लोगों से संवाद भी किया। पीएम ने बातचीत में स्टार्टअप इंडिया पहल को बेहद रचनात्मक और लाभकारी बताया। प्रधानमंत्री की स्टार्टअप इंडिया पहल की यात्रा 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। आज ये देश के आर्थिक और नवाचार ढांचे का अहम हिस्सा बन चुकी है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि स्टार्टअप इंडिया की 1 दशक की यात्रा कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। 1 दशक पहले के हालात की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के युवाओं को खुला आसमान मिला है तो नतीजा सामने है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पीएम ने कहा कि हमारे युवाओं का फोकस वास्तविक समस्याओं के समाधान पर है। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को बिजनेस की दुनिया में आने का अवसर दिया है। पीएम ने भारतीय स्टार्टअप्स में नारी शक्ति की भागीदारी को सराहा। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप्स का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि सरकार ने युवाओं को ऐसी परिस्थितियां मुहैया कराई हैं जिनसे वो इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में नवाचार और देश के लिए जोखिम लेने की सोच का पीएम ने खास तौर पर जिक्र किया। रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता
ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था। जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्टार्टअप इंडिया पहल की एक दशक की उपलब्धियों और इससे आए बदलाव को दिखाया गया। नवाचार और उद्यमिता बढ़ाने में स्टार्टअप इंडिया की भूमिका शानदार रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है। ये उद्यम रोजगार पैदा करने, नवाचार से होने वाले आर्थिक विकास और अलग अलग क्षेत्रों में घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता की प्रशंसा की। एक्स पर अमन गुप्ता की एक वीडियो साझा करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा कि बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने सच ही कहा है। नेशनल स्टार्टअप डे हर उस उद्यमी का जश्न मनाता है जो निरंतर मेहनत करता है, अपने आइडिया पेश करता है, असफलताओं से सीखता है और फिर दोबारा खड़े होकर भारत के लिए कुछ नया और सार्थक बनाने में जुट जाता है। इस वीडियो में बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने अपनी स्टार्टअप की यात्रा का अनुभव साझा किया है और कहा कि अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हर मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है। आज से कुछ साल पहले मैं बस आप ही लोगों की तरह यहाँ बैठ के फाउंडर था, सोचता था कि कभी हमारी भी एक बड़ी कंपनी होगी, कभी हम भी कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ हम भी अपने देश के लिए करेंगे। I was just one of you guys and I'm proud to say that if I can be sitting here in front of in front of all of you along with Minister Sir and these dignitaries, so can you guys be, right? So guys, this is the new India where startup founders get to share a stage with Honorable Prime Minister, Honorable Minister and fellow dignitaries. कभी आपने सोचा था कि स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट होगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। बॉलीवुड में हम लोग आईफा अवार्ड्स सेलिब्रेट करते थे, फिल्म फेयर अवार्ड सेलिब्रेट होते थे, आज स्टार्टअप अवार्ड सेलिब्रेट हो रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने के लिए शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों की तरह एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में आज सुबह से संदेश खाली के निजाट में तृणमूल समर्थकों ने बीडीओ की गाड़ी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लग चुके हैं कि वो राज्य में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही हैं और उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और बीएलओ को उकसा रही हैं। इससे पहले चुनाव आयोग के सीईओ की गाड़ी पर भी हमला हो चुका है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के सुजाली में एक और हिंसक घटना सामने आई, जहां स्थानीय लोगों के बीच आपसी विवाद के कारण तनाव बढ़ गया। सूत्रों के अनुसार स्थिति काबू से बाहर हो गई और हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हिंसा के कारण इलाके में भय का माहौल बन गया है। इस घटना के बाद प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसके चलते वे ऐसे प्रदर्शनों को सांप्रदायिक हिंसा का रूप देना चाहती हैं। हिंदू है वो ममता बनर्जी से रुक चुके हैं, वो उसका समर्थन नहीं मिलेंगे और एक भारी संख्या में मुसलमान ममता बनर्जी को समझ चुके हैं जो इस बार तृणमूल को वोट नहीं डालेंगे। और इसीलिए देखा एक ही रास्ता है,
वो सांप्रदायिक तनाव फैलाओ, और इसीलिए एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का एक साजिश है। पूरा अभी मुर्शिदाबाद में पूरा दंगा फैला, धीरे धीरे बाकी जगह में फैलेगा। जो चाकुलिया उत्तर दिनाजपुर में है वहीं पर दंगा शुरू कराया, और धीरे धीरे दंगा पूरा बंगाल में फैलाने का एक साजिश है। इसीलिए मैं समझता हूं ऐसा होगा तो इसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन उसको भी ठोस कदम लेना चाहिए, केंद्रीय सरकार को भी इसके बारे में ठोस कदम लेना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है। शिवसेना को 16, शिवसेना उद्धव को 39, मनसे को 4, कांग्रेस को 13, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार को 2 सीट मिली है, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें गई हैं। पुणे नगर निगम चुनाव में भाजपा 70 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट को 12 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। हालांकि बहुमत के लिए 83 सीटों का आंकड़ा अभी तक हासिल नहीं हुआ है और कई सीटों के परिणाम अभी आने बाकी हैं। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में भाजपा को बहुमत मिल गया है और बीएमसी चुनाव में भाजपा शिवसेना महायुति की बढ़त के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम को फोन करके बधाई दी। बीएमसी चुनाव में भाजपा शिवसेना महायुति को बढ़त मिली है और इस बढ़त को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा अध्यक्ष अमित सातम को फोन कर बधाई दी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा और महायुति के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा भी है या नहीं, क्योंकि केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में यह गठबंधन टूट चुका है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी है। ये प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी कर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दावा और आपत्ति की बढ़ी हुई अवधि के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से पालन करने का भी आदेश दिया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोधों और अन्य संबंधित कारकों का विचार करते हुए
एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी है। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को सटीक और समावेशी बनाने के उद्देश्य से एसआईआर किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची दिसंबर 2025 में प्रकाशित की गई थी। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में प्रकाशित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के बांसेरा पार्क में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। पतंग महोत्सव का आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानव का अस्तित्व असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण से अभिन्न रूप से जुड़ा है। अमित शाह ने कहा, उत्सवों के माध्यम से पूरा समाज एकत्रित होता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के मौके पर देश भर के सभी लोगों को और विशेष कर किसान भाइयों बहनों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ऋतु चक्र, हमारा जीवन का अस्तित्व एक प्रकार से असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण पर निर्भर होता है। भारत के लोगों को उत्सव प्रिय होते हैं और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सांसद बांसुरी स्वराज प्रेस को संबोधित कर रही हैं। एक तरीके से लोकतंत्र का दमन कर रही है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार, उस पर प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी। आप सब इस बात से अवगत होंगे कि 31 अक्टूबर 2025 को एक आर्टिकल पंजाब केसरी ग्रुप ने पब्लिश करा था, जहां पर उन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना करी थी। इस आलोचना से असहज होकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 11 से लेकर 15 जनवरी में आम आदमी पार्टी सरकार के सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए पंजाब केसरी ग्रुप पे धावा बोल दिया। जनवरी से पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक कोअर्जन का रास्ता अपनाया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाई और उन पर एक आर्थिक रूप से उनका गला घोटने का प्रयास करा। उसके बाद आप देखेंगे कि 11 जनवरी से लेकर और 15 जनवरी के बीच में लगभग 9 तंत्रों का दुरुपयोग करके, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, उन्होंने जाकर पंजाब केसरी के अलग अलग स्थानों पे, यानी जलंधर की प्रेस हो, वहां पर हर जगह उनके बाकी जितने भी व्यवसायिक, चाहे होटल्स हों, उन्होंने जाकर रेड करी है। मित्रों, ये बहुत ही गंभीर बात है। डिसेंट इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। डिसेंट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं आलोचना का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी सरकारी तंत्र असहज हो जाए। सवालों से सरकारें बेहतर होती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी आलोचना या किसी भी सवाल का जवाब तो दे नहीं सकती, लेकिन हाँ, मीडिया का दमन जरूर कर सकती है। मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करता है मीडिया। और आप देखेंगे, ये दमन की राजनीति कोई आज की राजनीति नहीं है, ये एक पैटर्न है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। 2015 में ही जब ये लोग सरकार में आए थे दिल्ली में, तब आपने देख लिया था कि 2015 से ही इन्होंने दमन शुरू कर दिया था। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में कोविड के वक्त हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के 7 पत्रकारों को उस व्हाट्सएप ग्रुप से निष्कासित करा, जहां पर ऑक्सीजन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, क्योंकि तब
हिंदुस्तान टाइम्स ने एक ऐसी स्टोरी पब्लिश कर दी थी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन के क्राइसिस पे उनसे बहुत कड़े सवाल पूछे थे। यही नहीं, उसके बाद आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में इन्होंने टाइम्स नेटवर्क के जर्नलिस्ट को दिल्ली सचिवालय से घुसने से रोका था। शायद केजरीवाल जी भूल गए कि दिल्ली का सचिवालय दिल्ली की जनता की प्रॉपर्टी है, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। और आपको याद होगा जब शीश महल की स्टोरी आई, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर कर केजरीवाल जी ने शीश महल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए खड़ा करा था, उस पर टाइम्स नेटवर्क की, खासकर कि नवभारत टाइम्स की एक महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस ने लुधियाना में अरेस्ट करा था। और आपको याद होगा 2022 में ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को वो एफआईआर क्वॉश करनी पड़ी। ये तो बड़े मीडिया हाउसेस की बात कर रही हूं। अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की डिसेंट, किसी भी प्रकार की आलोचना इस सरकार को गवारा नहीं है। ये जनवरी 2023 में तो इन्होंने पंजाब केसरी के साथ ये करा। नवंबर 2025 में आपको याद होगा आधी रात को जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार के इशारे पर पंजाब पुलिस ने जाकर जितने भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वहां पर लोगों को अरेस्ट करा, उनके जितने भी मोबाइल फोन्स थे उनको जब्त कर लिया अवैध तरीके से, और जितने भी न्यूज़पेपर्स जिसमें माननीय केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आर्टिकल होगा उन पेपरों को जला दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि कब तक आम आदमी पार्टी कुशासन को छुपाने के लिए मीडिया का दमन करती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ी आलोचना करती है। और एक बात मैं केजरीवाल जी को याद कराना चाहूंगी, सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर उन्होंने कुमार विश्वास जी को भी पकड़ने के लिए दिल्ली में पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करा था और उनको भेजा था। हमारे नेता तेजिंदर बग्गा जी को भी अरेस्ट करने के लिए उन्होंने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करा था। ये जो सरकारी तंत्र का मिसयूज वो कर रहे हैं ना, इस पे मुझे उनको एक दो लाइनें जरूर याद आ रही हैं जो मैं उनके समक्ष रखना चाहूंगी और उनको पूछना चाहूंगी, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। शायद केजरीवाल जी भूल गए हैं कि दिल्ली की सरकार, कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के कुशासन को अस्वीकार करा है। वो जो बार बार सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको नकारा है। और अब जब पंजाब में भी वो तानाशाही कर रहे हैं और मीडिया का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज आपके माध्यम से मैं उनको चेताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का काउंटडाउन अब पंजाब में भी चालू हो गया है। वो अब पतन के पथ पर ही अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। जब भी अगर आप हमारी लोकतांत्रिक हिस्ट्री देखेंगे, जब भी एक व्यक्ति सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर जनता की आवाज को थ्रॉटल करने का प्रयास करता है, और मीडिया जो जनता की आवाज उठाती है, मीडिया ही वो माध्यम है जिससे जनता के हित के प्रश्न उठाए जाते हैं, अगर उसका दमन होता है तो वहीं से उसके कुकर्मों के कारण उसका उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। केस इन पॉइंट आपको याद होगा, इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पर ही धावा बोला था। आपको याद होगा कि भारत के इतिहास, आप देख रहे थे बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब की आप सरकार पर आरोप लगाया कि कब तक कुशासन को छुपाने के लिए मीडिया को निशाना बनाती रहेगी आप सरकार। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।